चलो देखना, मैं बताती हूँ आपको। एक हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद आप करोगे। फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? कैपिटल जी, यहाँ पे आप डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर लिख सकते हो। डी लिखा तो डिस्टेंस का स्क्वायर, रेडियस और डिस्टेंस सेम ही होता है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस लिया जाता है, कौन सा डिस्टेंस होता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। तो जो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसी को आप रेडियस भी बोल सकते हो। तो इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन मैंने किया आपको कि आपका डिस्टेंस जो दिया हुआ है, मास को हमने कुछ भी नहीं किया, मास जो है एज इट इज़ दिया हुआ है, और डिस्टेंस को क्या कर दिया? डबल कर दिया। कितने कर दिया? डबल कहने का मतलब 2 टाइम्स। अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया गया है तो आप बताएं फोर्स क्या होगा? तो निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा? सेम फार्मूला आप यही लगाओगे, कैपिटल जी m1 m2, क्लियर? यही करोगे। और उसके बाद डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है? अभी d है। अगर ये डबल करोगे तो क्या 2d हो जाएगा? 2d हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे d के बदले में क्या कर दिया? 2d कर दिया, और इसका क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। अब यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल फोर्स है, और ये जो हम निकालने जा रहे हैं न्यू वाला फोर्स है। तो न्यू वाले फोर्स को थोड़ा अलग दिखने के लिए आप क्या कर दो? यहाँ पे F' कर दो, या फिर कुछ और भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ कर दो। ये F है। F कहने का मतलब ओरिजिनल फोर्स है, ये हमारा कौन सा फोर्स हो जाएगा? न्यू फोर्स हो जाएगा। तो अब देखना यहाँ पे F' जो आएगा आपका, कैपिटल जी m1, मास वगैरह में तो कुछ किया नहीं है, हमने किया चेंज किस में? डिस्टेंस में किया है। तो 2d का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये आपका 4d स्क्वायर हो जाए। तो 4d स्क्वायर करोगे तो क्या F' इक्वल टू, अगर मैं इतनी की बात करूं, ये फोर्स का ही फॉर्मूला है, ये फोर्स का है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है वही है, ये वाला देख रहे हो, इसी का फॉर्मूला है। तो ये आपका फोर्स हो गया, और अपॉन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जो न्यू फोर्स है आपका क्या हो गया? पुराने वाले फोर्स का 1/4 टाइम्स हो गया। तो इट मीन्स आपका F' क्या हो जाता है? 1/4 टाइम्स। क्लियर? इसका एक तरीका और मैंने शॉर्टली बताया था कि कई बार ये क्वेश्चन MCQ में आ जाता है। तो MCQ में आ जाता है तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो जो भी आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ना, डिस्टेंस कितना दिया हुआ था? 2 टाइम्स दिया हुआ था। तो डिस्टेंस को क्या कर दो? उल्टा करो, रिवर्स करो। डिस्टेंस को क्या बोला था मैंने? उसको आप रिवर्स करो। अब बताओ 2 का रिवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2, और फिर उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा 1/4 टाइम्स होगा। क्या बताया? समझ में आया? ये किसके लिए? अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, पूरे डिटेल में करने हैं, 2 मार्कर 3 मार्कर में, तो आप वहाँ पे ये अप्लाई नहीं करेंगे। ये अप्लाई आपको कहाँ करना है? MC को क्वेश्चन आता है तो उसमें आप सिंपल सा अप्लाई कर दो कि डिस्टेंस जितना भी आपका दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। रिवर्स कहने का मतलब रेसिप्रोकल करना है। और जब आपने उसको रेसिप्रोकल किया, और रेसिप्रोकल करने के बाद आप उसको क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। वही आपका क्या हो जाएगा? न्यू फोर्स। रमन, आप मुझे बताओ, अगर डिस्टेंस हमारा 1/2 टाइम्स है, हाफ, डिस्टेंस हमारा हाफ है, तो न्यू फोर्स कितने होंगे? 4। क्या सही बताया? क्लियर? क्या किए आपने? किया क्या? इसको रिवर्स किया। 1/2 को क्या कर दिया होगा? 2/1 किया होगा, और 2/1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4/1। इट मीन्स ये 4/1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 टाइम्स। क्लियर? तो ये आपको किसके लिए अप्लाई करना है? MCQ क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। अंजलि, एक आप बताओ मुझे, अगर डिस्टेंस आपका 1/4 टाइम्स दिया हुआ है तो न्यू फोर्स क्या होंगे आपके? कितने टाइम्स? 16। क्या ये भी सही है? चलिए ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देते हैं। एक बार आप लोग बुक निकालो, बुक दिखाना मुझे, क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 6 करने हैं आपको। करिए आप लोग, सब लोग एक बार पहले ट्राई करेंगे। बुक का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्या लिखा हो यहाँ पे दिख रहा है आपको? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको? इंपॉर्टेंस, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें पढ़ना पड़ा। और ये आपके आते भी हैं, 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़ा आराम से डायरेक्टली आता है। देखना, सबसे पहला इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि मून का जो मोशन होता है, मून किसके राउंड? अर्थ के राउंड जो मून की मोशन होती है किसकी वजह से होती है? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होती है। पहला समझ में आया?
अर्थ के अराउंड जो मून का मोशन होता है, आपको पता होगा कि अर्थ के अराउंड मून क्या करती रहती है, रोटेट करते रहती है सर्कुलर फॉर्म में। तो किसकी वजह से होती है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। दूसरा है सन के अराउंड जो प्लैनेट का मोशन होता है, सन के अराउंड जो प्लैनेट का मोशन होता है वो भी आपके किसके अकॉर्डिंग होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। थर्ड वाला जो है द फोर्स दैट वेंट्स टू द अर्थ, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आपको जिस फोर्स से अर्थ आपको वाइंड करके रखी है, बांध करके रखी है, वो भी किसकी वजह से होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वरना पता चला अगर आपको अर्थ बांध के नहीं रखती ना तो आप उड़ते रहते। क्या आप उड़ते हैं? नहीं ना, ज़मीन पे स्थिर है, एक कांस्टेंट पोजीशन में है। तो वो भी किसकी वजह से? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। लास्ट में मून और सन टाइड्स जो आती है, किसकी वजह से टाइड्स आती है? मून और सन के कारण जो टाइड्स आती है वो भी किसकी लिए होती है? किसका इंपॉर्टेंस है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो ये 4 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये आपके आते भी हैं बुक में। देखो इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको खुद से कर लें, इट मीन्स यही आप लिखेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको आप कर लें। देखना यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेट के बारे में आपको पता होगा। बेट होता क्या है? क्या लिखा हुआ है आपको? द फोर्स, मतलब बेट एक टाइप की क्या होती है? फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है? जिस फोर्स से अर्थ आपको क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस फोर्स से अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही है उसी फोर्स को हम क्या कह देते हैं? बेट कह देते हैं। अब हमको खींच रही है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रही है तो सबसे पहले उसका मास रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका मास तो रहा है ना, वजन रहा। और साथ में वहाँ पे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी वजह से बेट का जो फार्मूला हो जाता है क्या होता है? मास के साथ साथ क्या अटैच हो जाता है? जी की वैल्यू। तो आपके बेट का जो फार्मूला होता है क्या होता है? m/g होता है। अब बताइए अगर फोर्स का यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो बेट भी आपका एक टाइप का फोर्स ही है ना। तो अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन हुआ तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन हो जाएंगे। और डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। क्यों हुआ न्यूटन? क्योंकि ये भी तो आपका एक टाइप का फोर्स है। समझ में आया बेट होता क्या है? बेट कहने का मतलब होता है अर्थ जिस फोर्स से हमें अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है या फिर खींच रही है, उस टाइप ऑफ फोर्स का क्या नाम दे दिया गया? बेट। और बेट का फॉर्मूला आपको क्या मिल गया? mg हो गया। जहाँ पे w जो बेट है वो आपको किस में लेना होता है? न्यूटन। क्यों न्यूटन में आएगा? पता है कि बेट आपका क्या है? एक टाइप का फोर्स है। जो आप मास लोगे वो किस में लोगे? kg में लोगे। g को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशन होती है बट ये कैसा ग्रेविटेशन? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। जी की वैल्यू जो होती है आपकी क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बट ये कहाँ पे होता है? अर्थ के सरफेस के अप्रॉक्स, अर्थ के सरफेस के आसपास है तो ये होता है। ऊपर नीचे जाएगा तो ये जी की वैल्यू क्या होती चली जाती है? वैरी करती है। कभी कम जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो हम आपको बताएंगे। अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन सॉल्व करना होता है लेकिन हमें लगता है कि कैलकुलेशन करने के बाद वो डेसिमल में आ जाता है तो उस कंडीशन में जी की वैल्यू कई बार क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है तो फिर आप क्या कर सकते हो? 10 ले सकते हो क्योंकि 9.8 क्या है? अप्रॉक्स 10 के बराबर ही है। 9.8 क्या है आपका? अप्रॉक्स 10। देखना यहाँ पे ये टॉपिक है आपका कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी की क्या करने वाले हैं? वैल्यू निकालने वाले हैं। आपने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? W = mg पढ़ा। क्या बेट आपका एक टाइप का फोर्स है? क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ? फोर्स = mg लिख सकते हो आप। फोर्स = क्या लिख सकते हो? mg। अब मुझे बताइए फोर्स का आपने क्या फार्मूला पढ़ा था? फोर्स का फार्मूला आपने यही पढ़ा था। फोर्स का जो आपने फार्मूला पढ़ा था ये पढ़े थे? कैपिटल जी, अरे जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बारे में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r² या फिर d², कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? या तो r² कह सकते हो, नहीं तो फिर क्या कह सकते हो? d² कह सकते हैं। इक्वल टू क्या मैं इधर लिख दूँ? mg। अब देखना इसका लिया कैसे जाता है। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सेंटर ये है। अर्थ के पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई पर्सन है यहाँ पे खड़ा हुआ। इनके बीच का हमें क्या निकालना है? इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या निकालना है हमें? कि जी की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे हम अभी किसका निकालने जा रहे हैं? अर्थ के सरफेस पे तो निकालने जा रहे हैं। तो अर्थ के सरफेस पे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब यही हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 2 ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है आपका? अर्थ हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आप पर्सन हो गया या फिर किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका बड़ा वाला ऑब्जेक्ट कौन है? अर्थ है। और छोटा वाला ऑब्जेक्ट कौन है? आप है। तो क्या मैं बड़े वाले ऑब्जेक्ट को ऐसा लिख दूँ, कैपिटल M से डिनोट करूँ, और छोटे वाले ऑब्जेक्ट को क्या मैं स्मॉल m से डिनोट कर दूँ? तो यहाँ आप लिख सकते हो कैपिटल जी, ये पहला वाला मास है,
पहले वाले ऑब्जेक्ट के मास को क्या ले लिया हमने, कैपिटल एम ले लिया। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के मास को क्या ले लिया, स्मॉल एम ले लिया, क्योंकि बड़ी ऑब्जेक्ट की बड़ी मास होगी, छोटी ऑब्जेक्ट की छोटी मास होगी, ये तो सबको पता है। बड़ी ऑब्जेक्ट की बड़ी मास हो जाएगी, छोटी ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, छोटी मास होगी। तो यहाँ पे आप ये बड़ी वाली ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या मैं यहाँ लिखूँ, कैपिटल एम, छोटे वालों के लिए स्मॉल एम लिखूँ अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी। अब बताइए ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होंगे, जी। अब हमें जी की वैल्यू, जी का एक फार्मूला निकल गया यहाँ से, क्या निकला है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसमें आपको जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे। पुट करने के बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9.8। आप मुझे बताएं आपको कैपिटल जी की वैल्यू पता होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर। बताओ हाँ ये ठीक है। इसके बाद और किसको पता है वैल्यू आपका, अर्थ के मास पता है, अर्थ का मास कितना होता है, वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अर्थ का जो मास होता है आपका कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो रेडियस होता है क्या होता है 6.4 इंटू 10⁻6। या तो ये मीटर में दिया रहेगा, नहीं तो फिर ये दिया रहता है 6400 किलोमीटर। अगर आपका 6400 किलोमीटर भी दिया हो तो बात वही है, कैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, क्या 1000 मीटर होता है। तो 6400 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6400 इंटू 1000 आप करोगे, तो जब आप 6400 इंटू 1000 करोगे तो देखो 2 जीरो यहाँ पे है और 3 कितने हैं यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा 64 इंटू 5 हो जाएंगे। और हमें क्या करना होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल यहाँ लगाएंगे, तो जब डेसिमल यहाँ आएगा तो 1 जीरो इसका भी तो बढ़ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। क्लियर। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, किलोमीटर में रहेगा तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, मीटर में होने। अब यही सारे वैल्यू आप यहाँ पे जब पुट करोगे तो आपका जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड। कैपिटल जी की वैल्यू डालोगे, कैपिटल एम की वैल्यू डालोगे, रेडियस की वैल्यू डालोगे। कुछ काटना पीटना नहीं है, आपको कुछ स्टेप तक सॉल्व करना है, या फिर आप नहीं भी करोगे, डायरेक्ट आप जाके पता है कि जी की वैल्यू आनी कितनी है, किसका। तो आप इसमें ये कर दो, देखो मैं यहाँ कर देती हूँ, जी इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू कितना डालना है, इसको चलो मैं हटा देती हूँ। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻, कितना डालना है आपको, -11 डाल दो, इंटू कैपिटल एम की वैल्यू कितनी डालनी है आपको 6 इंटू 10⁻24 अपॉन रेडियस कितना दे रखा है, आप रेडियस कितने दे रखे हैं आपको 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर कर दें, कर दोगे यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर कर दिया। और जैसे आप इसमें क्या करना है, नंबर को एक तरफ कर लो, पावर को एक साइड कर लो। जब आप नंबर को एक साइड करोगे तो क्या होगा आपका 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 अपॉन ये पावर ऑफ पावर में पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर है, तो आपका नंबर यहाँ पे कितनी बार आ जाएंगे, 2 बार 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 12 हो जाएंगे। अब देखना यहाँ पे जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं। बट यहाँ पे प्लस और माइनस होने की वजह से पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻, बताओ कितना लिखो, 24 में से 11 को माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा, अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12 ये होगा। अब देखो ये दोनों बेस सेम है बट डिवाइड में है, जब बेस सेम होता है डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो अब आप यहाँ पे फाइनल क्या करोगे, जी इक्वल टू 6.67 इंटू 6 इंटू, चलो मैं इसको लिख करके क्या 10⁻1 कर दूँ, 13 में से 12 को माइनस करोगे तो 10⁻1, 1 लिखे या ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता है, हटा दिया 1 को, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4। अब देखना यहाँ पे हर किसी का डेसिमल जहाँ जहाँ उसको हटाते हैं, इसकी डेसिमल जब आप हटाओगे तो मल्टीप्लाई क्या करोगे 100, इसका डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा 10, इसकी डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ पे ये 10 और ये 10 दोनों मिलके 100, क्या इस 100 से 100 को कैंसिल कर दो, आपका बच क्या गया
जी इक्वल टू कितने हो जाएंगे 667 इंटू 6 इंटू 10 डायरेक्ट लिख दो 60 अपॉन 64 इंटू 64। आपको क्या करना होगा, इतना तो आप सिंपल कर ही लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों को डिवाइड कर में अप्रॉक्स में आप क्या जी की वैल्यू कितना लिख दोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या क्लियर हुआ, इतना तो कर ही सकते हो, तो इतना स्टेप कर दिया बहुत होता है। ठीक है, देखना अभी यहाँ पे क्या बताए थे आपको, जी की वैल्यू का, जी का फॉर्मूला क्या निकाला था, यही निकाला था कैपिटल जी अपॉन रेडियस। जो आपका अभी पता था कि अर्थ का सरफेस कुछ ऐसा था, इसके ऊपर क्या था, एक पर्सन खड़ा हुआ था, तो ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, और फिर ये डिस्टेंस और ऐड हो जाता है, तो ये रेडियस प्लस ये डिस्टेंस दोनों मिल करके कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर, किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, क्योंकि ये छोटी वाली रेडियस और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस और ऐड ऑन हो जाता है, तो जिसकी वजह से अभी जो लिखा था स्मॉल आर, तो स्मॉल आर को हम किस में कन्वर्ट देते हैं, कैपिटल आर में। तो ये आपका क्या हो जाता है, फाइनल फार्मूला होता है स्मॉल जी का, जो कि हमने बता भी दिया, और जी की वैल्यू आएगी कितनी, जी की वैल्यू भी बताया मैंने आपको कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखना इसमें एक रिलेशन समझना, जी क्या दिख रहा है आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर का, दिख रहा है रेडियस के स्क्वायर का क्या है, इट मीन सिंपली स्क्वायर तो फिलहाल छोड़ देते हैं, रेडियस का क्या है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या होता है, अगर रेडियस कम तो जी क्या होगा, ज़्यादा, अगर रेडियस की वैल्यू कम होगी, छोटी रेडियस होगी, तो हमारी जी की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन बड़ा हो जाएगा, और अगर रेडियस छोटा होगा, कम हुआ तो क्या हो जाएगा, जी बड़ा हो जाएगा, और अगर रेडियस ज़्यादा हो गया तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। समझ में आए, इन्वर्सली का मतलब यही होता है ना, अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो, अगर आपने इसको इंक्रीज किया तो ये वाला क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अगर आपने इसको डिक्रीज किया तो ये वाला क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको देखो समझना, यहाँ पे अर्थ का सरफेस क्या है, ना तो सर्कुलर है ना कुछ है, सिंपली हम उसको एलिप्स शेप मानते हैं, या फिर ये ओवल शेप मानते हैं, जो अंडे वाला शेप होता है वैसा मानते हैं। तो देखो ये शेप कुछ ऐसा होता है, अंडा ऐसे ही बनता है, ओवल शेप यही होता है ना ये। तो ओवल शेप कहने का मतलब ये देखो, इसका क्या है, सेंटर है, सेंटर से अगर इसको मैंने ज्वाइन किया तो इसी को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। और ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। क्लियर, ये आपके क्या हो गया, पोल, और ये इक्वेटर। आपको सिंपली दिख रहा होगा ये वाला रेडियस कम है, रेडियस कम है ना, तो ये अगर रेडियस कम तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इसीलिए बोला जाता है कि पोल पे जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होता है। क्लियर, समझ में आए, रेडियस कम दिख रहा है ना आपको, रेडियस छोटा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इक्वेटर देखो, एज कम्पेयर टू इससे करें तो ये रेडियस इससे तो थोड़ा तो ज़्यादा ही है, तो जब आपकी रेडियस बढ़ गई तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम, मिनिमम हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि पोल पे जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्यों मैक्सिमम होता है, जो भी क्लियर पता चल गया, क्योंकि रेडियस क्या होती है यहाँ पे कम होती है, और इक्वेटर पे मिनिमम क्यों होता है, क्योंकि रेडियस क्या होती है यहाँ पे ज़्यादा होती है। सेम यहाँ पे आपका है, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट को पढ़ो। अर्थ सरफेस पे आप न्यूट्रल पोजीशन में हो, अर्थ सरफेस से जब ऊपर आप जाओगे तब भी जी की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होते जाती है, और जब आप उसके नीचे गहराई में जाओगे तब भी अर्थ क्या होती जाती है, डिक्रीज होते जाती है। सिर्फ अगर आप अर्थ के सरफेस के पास हो, अप्रॉक्स अर्थ के आसपास हो, तो फिर वहाँ पे जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाता है, 9.8, या फिर अपनी कैलकुलेशन सॉल्यूशन के लिए आप 10 ले सकते हो। क्लियर, क्लियर है ना आपका ये? पोल और इक्वेटर पे कैसे मैक्सिमम मिनिमम जाएगा, इसका भी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। ये भी आपको क्लियर है कि जी की वैल्यू डिक्रीज कैसे होती है, इंक्रीज कैसे होती है, क्योंकि आप जब अर्थ के सरफेस पे होते हो तो न्यूट्रल पोजीशन में होते हो। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो एज लाइक आपका डिस्टेंस क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इट मीन्स डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस कहने का मतलब रेडियस बढ़ेगा, तो जी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाए। फिर अगर आप ऊपर जाते हो तो न्यूट्रल पोजीशन पे थे अर्थ सरफेस पे, ऊपर गए तब भी डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, तो फिर से बढ़ेगा, तो फिर से जी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज ही होती चली जाएगी। इसके बेस पे एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है कि अमित नाम का एक बच्चा है, वो क्या करता है, गोल्ड खरीदता है। उसका दोस्त कहते हैं कि भाई तू मेरे लिए सोने खरीद के ला दो। तो ये गोल्ड खरीदता है, और कहाँ से गोल्ड खरीदता है वो, पोल से या इक्वेटर से, पोल पे खरीदता है, और इक्वेटर पे जाके अपने दोस्त को हैंड ओवर करता है। कहाँ से खरीदा इसने, पोल से खरीदा, और इक्वेटर पे जाकर के क्या कर दिया, इसको हैंड ओवर किया। तो आपको इक्वेटर पे हैंड ओवर किया और पोल से खरीदा था, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
पोल पे आपकी क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होता है। तो देखना यहाँ पे अगर आपका जी की वैल्यू मैक्सिमम तो मास मैक्सिमम होगा। मास कहने को तो उसका वेट भी तो ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा, जी की वैल्यू ज़्यादा तो मास आपके ज़्यादा हो जाएंगे। पोल पे तो मैक्सिमम होती है जी की वैल्यू, तो मास ज़्यादा होने की वजह से उसको वहाँ पे क्या करना होता है, ज़्यादा वजन का पैसा देना पड़ता है। क्या करना होता है, मान लो 1 kg खरीदा था तो 1 kg का एक्चुअल उसको देना पड़ा, और जैसे वो इक्वेटर पे आता है तो इक्वेटर पे क्या हो जाती है, आपको जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो जी की वैल्यू कम होने की वजह से इक्वेटर पे मास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब वहाँ पे 1 kg वजन का वो पैसा दे के आया है और अपने दोस्त को दे दिया, और दोस्त ने वजन कराया तो कहते हैं भाई 800 ग्राम है। तो अब जब उसको सेल करेगा तो 800 ग्राम के उसको पैसे मिलेंगे, तो दोस्त को क्या है, नुकसान है ना, घाटा हो गया। तो कहते हैं भाई तुमको 1 kg लाने के लिए बोले थे, तुम 800 ग्राम ला के दिए हो, ये तो हमारा नुकसान है। और गोल्ड में तो बहुत बड़ी नुकसान हो जाती है, 1-1 ग्राम 1-1 पाई की चुकाई जाती है। तो समझ में आए कैसे करोगे आप, क्या होता है, क्या उसका फ्रेंड एग्री करेगा उसके वेट से, उसके पैसे से, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जी पे उसका क्या था, सॉरी पोल पे क्या था, जी की वैल्यू मैक्सिमम थी। तो मैक्सिमम होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा वजन का वो पैसा दे के आया है, और जैसे वो पर्सन इक्वेटर पे अपने दोस्त को आके दे दिया तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होने की वजह से उसके वजन भी तो कम होंगे। तो अब वजन कम हो गए, कहाँ 1 kg का पैसा दे के आया है, और अब अगर वो लेता है तो कहता है कि ये 800 ग्राम ही है। अब वो इक्वेटर पे अगर उसको सेल करेगा तो उसको कितने का पैसा मिलेगा, 800 ग्राम का, तो उसका लॉस है ना। क्लियर, ठीक। चलो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी। सबसे पहले कैपिटल जी के बारे में पढ़ते हैं। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी का क्या नाम होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, कैपिटल जी आपका क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। उसके बाद कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अगर आपका अर्थ के सरफेस पे 6.67 × 10⁻11 है, तो आप अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाएं, नीचे चले जाएं, पोल पे चले जाएं, इक्वेटर पे चले जाएं, हर जगह क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, ये कहीं पे चेंज नहीं होता है। बट जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो क्या होता है, डिफरेंट होते रहता है, प्लेस टू प्लेस, या फिर इक्वेटर और पोल के कंपैरिजन में, या फिर प्लैनेट टू प्लैनेट भी क्या करते रहता है, ये वेरी करते रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस पे, उसके रेडियस पे। तो रेडियस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे रेडियस चेंज होता रहेगा वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती चली जाती है, चेंज होते चली जाती है। तो ये हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट जो है आपका कि कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है क्या होता है, यही फिक्स है, 6.67 × 10⁻11। अगर इसकी न्यूटन यूनिट की बात किया जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। स्मॉल जी पे जब आप आओगे, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट 9.8, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वजह से जी की वैल्यू क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन मास और वेट। सबसे पहले मास के बारे में समझना। मास क्या होता है, मास कहने का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे हमारे हाथ में एक मार्कर दिख रहा होगा आपको, तो इस मार्कर में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, उस प्रेजेंट क्वांटिटी को हम क्या कह देंगे, मास कह देंगे। एक्चुअल जो क्वांटिटी है उसको क्या कहेंगे, मास कहेंगे। वेट क्या होता है, हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को अर्थ किस फोर्स से नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो जिस भी फोर्स से अट्रैक्ट करते हो आपका फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो वेट की कंडीशन में क्या हो गया, इसका मास तो हुआ और साथ में क्या ऐड ऑन हो गया, जी भी ऐड ऑन हो गया। समझ में आए कि मास क्या होता है, जो क्वांटिटी, जो आपका मैटर की क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी, उसको हम क्या कह दिए, मास। कितनी मटेरियल इसमें भरा हुआ है, कितनी क्वांटिटी है, वो क्या हो गया, मास। और इस मटेरियल को अर्थ जिस फोर्स से खींच रही है उस फोर्स को क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इट मीन्स इसमें क्या हो गया, आप जी भी ऐड ऑन हो गया। तो इस वजह से इस मार्कर में वेट की कंडीशन में उसको हम वेट कहेंगे, और वेट की कंडीशन में मास के साथ साथ क्या हो जाता है, जी भी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि मास आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी दो पढ़ा होगा, फिजिकल क्वांटिटी दो होती है, एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, एक हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में आपको पता होगा कि सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, बट स्केलर में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो वेट आपके कैसे हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ जाता है, क्योंकि फोर्स से आपको नाम पता चलता है। आपको बोला जाए कि फोर्स अप्लाई करो, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कौन सी डायरेक्शन में करूँ, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, तो आप वहाँ डायरेक्शन मेंशन हो जाता है। इसकी वजह से वो आपका कैसी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, मास आपका एक्चुअल क्वांटिटी है ना,
कितने मटेरियल उसमें प्रेजेंट है उसी को मास कहते हैं। तो कितने मटेरियल प्रेजेंट है उस कंडीशन में मास कहने का मतलब मास को मेजर किस में करते हैं, केजी में। मास को मेजर किस में करेंगे, केजी में करेंगे। बट यहाँ पे मास के साथ साथ क्या आ जाती है आपकी ग्रेविटेशनल, जी की भी वैल्यू ऐड ऑन हो जाता है। तो जिसकी वजह से जी की वैल्यू ऐड ऑन हो गया तो आपका वेट हो गया। और आपको पता होगा वेट एक टाइप का क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स को मेजर किस में करते हैं, न्यूटन में। तो वेट भी अगर आपका फोर्स है तो वेट को भी तो मेजर न्यूटन में ही करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका है इसका फोर्थ पॉइंट कि ये क्या करते रहता है, वेट हमेशा चेंज होते रहता है, प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट टू प्लैनेट क्या होते रहेगा, चेंज होता रहेगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि इसकी जी की वैल्यू ही चेंज होती रहती है। तो जी की वैल्यू चेंज होगा तो वेट ऑलरेडी चेंज होता रहेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, मास की कंडीशन में अगर बोला जाए तो मास की कंडीशन में हर जगह क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है, कभी वो चेंज ही नहीं होता है। क्या जी की वैल्यू अगर इक्वेटर पे 6 पॉइंट, कैपिटल जी की वैल्यू अगर इक्वेटर पे 6.67 इंटू 10⁻11 है तो क्या पोल पे कुछ और हो जाएगा, नहीं ना। तो जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है जिसकी वजह से इसका वेट क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आपका इसका लास्ट पॉइंट है, इसकी फार्मूला क्या हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब कितनी मटेरियल प्रेजेंट है उसको क्या नाम दे दोगे आप, मास कह दोगे। और वेट का फार्मूला आपको पता ही है, मटेरियल के साथ साथ क्या होना चाहिए, जी की वैल्यू होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होना चाहिए। तो इसकी वजह से वेट का जो फार्मूला हो जाता है आपका क्या हो जाता है, m इंटू जी। क्लियर। वेट की फार्मूला क्या हो गई आपकी, m इंटू जी हो गई। बट आपकी मास का फार्मूला क्या होता है, जो उस मैटर में, मतलब जो भी उस ऑब्जेक्ट में जितना मटेरियल प्रेजेंट है उसको क्या नाम दे देते हैं, मास क्या देते हैं। और मास में अगर जी को ऐड ऑन कर दिया तो ही आपका क्या कहला जाता है, वेट कहला जाता है। अगर मान लो किसी की मास 40 kg है अर्थ के सरफेस पे, वो कहीं भी चला जाए मास क्या रहेगा, 40 kg ही रहेगा हर जगह। बट वेट की कंडीशन में क्या होगा, वेट की कंडीशन में आपका फार्मूला हो जाता है m इंटू जी। अगर इसका मास 40 है तो जी की वैल्यू क्या करोगे, 9.8 करो। चलो 9.8 ना करके हम ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट 10 ले लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 400 न्यूटन हो जाएगा। ये अर्थ के सरफेस पे मैंने निकाला। अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाएं या फिर हम पोल पे चले जाएं या फिर इक्वेटर पे चले जाएं, तो इक्वेटर पे फिर से फार्मूला तो आप यही लगाओगे ना। वेट का फार्मूला आपका क्या होगा, m इंटू जी होगा। और वेट की फार्मूला अगर आपका m इंटू जी है तो मास कितना दिया हुआ है, 40। क्या ज़रूरी है जी की वैल्यू इक्वेटर और पोल पे 9.8 ही रहेगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये तो पता है कि 400 तो नहीं आएगा, या तो इससे ज़्यादा आ जाएगा या फिर इससे कम आ जाए। समझ में आ गया कैसे चेंज होते रहता है, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। क्लियर। तो ठीक है, आप इनको नोट करें और बाकी आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे करते हैं।